टी टाइम न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं नज़र हुसैन चौधरी। एक नज़र ख़ास खबरों पर। साबिक़ वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह मोहम्मद एजाज़ुल हक ने मुल्क की सूरत हाल पर सहाफ़ियों से बातचीत की है। धराबी के मुकाम पर होने वाली बातचीत में मोहम्मद एजाज़ुल हक का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। फ़ौजियों से मिलना नहीं चाहिए और उनको चाहिए कि पार्लियामेंट में आए और उस पर फिर DGI-SPR को एक बयान देना पड़ा, जो मैं समझता हूँ कि उनका मनसब नहीं था कि वो सियासतदानों को डायरेक्ट उनकी स्टेटमेंट पे जवाब देंगे। सियासतदानों का तो काम ही बयानबाजी करना है और उलझाना है। तो लेकिन फिर भी उन्होंने एक बात की वजाहत की। कोई ऐसा सियासतदान मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के अंदर अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसके के फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ना हो। तमाम के तमाम मेरे ख़्याल में मैं अगर लिस्ट निकालूँगा तो आप हैरान होंगे देखकर कि कोई ऐसा दौर नहीं आया 1988 के बाद, उससे पहले तो थी फ़ौज की हुकूमत, के सियासतदानों के राब्ते ना हो। यहाँ तक कि मुशर्रफ के मार्शल लॉ के ज़माने में बड़े बड़े आज के सियासतदान हैं, अगर उनके नाम सामने आएँ तो मेरे ख़्याल में वो ख़ुद भी शर्मिंदा हो जाएंगे और आप लोग भी बड़े हैरान हो जाएंगे कि स्टेशन कमांडर के दफ्तर में जाके लाहौर में और पिंडी में बैठकर उनकी मिन्नतें किया करते थे। दो दिन जो है वो DGMI के और DGISI के घरों के बाहर इंतज़ार करते रहे कि हमें खुदा के लिए टाइम दे दें। ये मैं 1999 के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद मुसलसल राब्ते होते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि मैं कहूँ कि शायद कोई ये बहुत बड़ा एक जुर्म है वहाँ जाके बात करना, क्योंकि वो भी एक अदारा है हमारा और वो तब किसी को टाइम देते जब कोई उनसे टाइम मांगता है। अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब का भी एक ट्विटर का पैगाम आया जो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैंने सख्ती से पाबंद कर दिया है कि कोई जो है वो किसी फ़ौजी से नहीं मिलेगा मेरी इजाज़त के बगैर। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पहले जो मिल रहे थे वो उनकी इजाज़त से मिल रहे थे? ये बड़ी एक अजीब व गरीब बात है कि इस किस्म की बातें करना और फिर अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तकरीर करना, उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करना, उन्हीं इलेक्शंस जिसमें कि कह रहे हैं कि जी इस इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान ख़ान को लेकर आए हैं। लाए होंगे ज़रूर, मुझे भी कुछ शक व शुबात मेरे जहन में भी होंगे। तो फिर आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे क्यों हैं? सिंध में आप हुकूमत करना चाहते हैं या मरकज़ में आप हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं? अगर ज़रूरत है तो फिर इनको चाहिए कि इस्तीफ़े दे के बाहर आएँ, लोगों को भी पता लगे कि हाँ एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है पाकिस्तान की तारीख़ में। और ये भी मैं आज आपको बता के जाना चाहता हूँ और आप चंद दिनों बाद देखेंगे कि कौन सी जमात इस APC से निकल कर और कौन सी जमात कोशिश करेगी कि उसको उसी तरह से NRO मिल जाए जिस तरह से कि पहले APC और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो लंदन में हुई थी, उसी में अगर आप इसके 26 निकात पढ़ लें और उसके भी जितने निकात थे उनको पढ़ लें, हूबहू वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो इसमें इस्तेमाल किए गए कि जो जमात इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करेगी हम उसका बॉयकॉट करेंगे। तो सबसे बड़ी जमात जो थी जिसने वो APC बुलाई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने अबू धाबी में बैठकर और वाशिंगटन में से कहलवा कर और कॉन्डोलीसा राइस को बीच में डालकर और एक NRO किया। और NRO करने वालों को उस वक्त भी उनकी ही हुकूमत की काबीना के मेजॉरिटी ने कहा था कि अल्लाह का वास्ता ये ना करें वरना आपका भी वही हशर होगा, ये करेंगे जो ग़ुलाम इसहाक़ का किया था। और वही हुआ कि जो ग़ुलाम इसहाक़ से किया था उससे बदतर जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ हुआ, वो NRO करने की वजह से। तो बात यह है कि सारी इस वक्त जो सियासत का महवर है वो एहतसाब है। वो नहीं चाहते, सियासतदान नहीं चाहते कि हमारा एहतसाब हो, ब्यूरोक्रेट नहीं चाहते कि हमारा एहतसाब हो। वो चाहते हैं एहतसाब हो XCN का, SDO का, क्लर्क का, मैक्सिमम अगर हो जाए किसी का तो ग्रेड 16-17 के, हाँ पटवारियों का, तहसीलदारों का, थानेदारों का। जब इनकी बात आती जिन्होंने मुल्क को लूटा और मालूम हो गया कि कुल्फ़े फलूदे से लेके नाइयों की दुकान जो थे उनके नामों पे तो उनके अकाउंट निकल आए। और इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं समझता हूँ ये है इस वक्त और माजी में भी रही है कि कभी भी हम अपने किए हुए कॉल पर मतलब एक पैरा नहीं दिया।
जैसे कि माजी के NRO अगर ना होता वो, जिसमें कि तमाम कबीना ने, मैं उसका गवाह हूँ, मैं अंदर बैठा हुआ था और मैंने सबसे ज़्यादा मुखालफत की थी उसमें 98%, सिवाय 2 अरकान कैबिनेट के, सब ने मुखालफत की थी कि आप ये तीसरी मरतबा बनने का जो बीच में से निकाल रहे हैं, आप इसको ना निकालें, तीसरी मरतबा इनको ना बनने दें और इनका जो लूटी हुई दौलत है वो माफ़ करें। वो भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह अगली दफ़ा। लेकिन उनका सबको पता है कौन है वो, जो वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। वो कह रहे थे कि जी इनको रोक दें, NRO कर दें इनका, ये तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाला। उस वक्त हमने कहा था जी कि ये और करोड़ों डॉलर थे वो, 6 मिलियन डॉलर तो स्विस अकाउंट में पड़े हुए मिल गए थे। सरे महल का इतराफ़ हो चुका था, बाद में उन्होंने अपने नाम पे करवा के उसको बेच भी दिया। तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये लोग जो लूट खसूट करने वाले हैं, हम बजाय उनको पकड़ने के हम उनको सहूलतें देते हैं। और इस बात पर सब मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि जी सियासतदानों का, पार्लियामेंटेरियंस का और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब ना हो, बाकी सारे पाकिस्तान को पकड़ कर आप फांसी लगाएं। सही है, कोई ऐसा सियासतदान नहीं है जो कि जैसे वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि गेट नंबर 4 से ना निकला हो, या उसकी जो पनीरी है उस गमले में ना लगी हो जो फ़ौज जिसको पानी डालती है। तो ये तो हक़ाइक़ है हमारे सामने। अब ये सारे कहेंगे जनाब कि मैं ज़ियाउल हक़ साहब के साथ था, मुझे गलती होगी, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ, मैं मुशर्रफ के साथ था, मेरे से गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो गलती तो हमसे हुई है, कौम से हुई है कि जो बार बार ये सब कुछ देखते हुए कि हमें, मतलब उल्लू तो मैं नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और फिर मोड़ तोड़ के उन्हीं को वोट डाल देते हैं। तो ये एक इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में फ़ौज को भी चाहिए कि वो बयानबाजी में ना पड़े इनके साथ, और सियासतदानों को भी चाहिए कि अपना किबला जो है वो दुरुस्त करें। अगर ये समझते हैं कि पार्लियामेंट की बालादस्ती है तो फिर पार्लियामेंट के ज़रिए सब कुछ करवाएं। देखिए APC में जिस पार्टी के अंदर या जिस APC के अंदर पीपल्स पार्टी होगी, हमारा, मैं समझता हूँ हमारा तो नज़रियाती इख्तलाफ है, हमारा वहाँ बैठना बनता ही नहीं। मैं समझता हूँ ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो इस वक्त ये जवाल पजीर हुए हुए हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो यही वजह है कि इन्होंने अपने असूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। जिन लोगों को ये लड़काना, लाहौर और कराची की सड़कों पर घसीटना चाह रहे थे, अपनी टांग उनके हाथ में दे दी और घसीट के उनके घरों तक पहुँच गए, और आगे मालूम नहीं ये कहाँ जाएंगे। तो जब असूल ही ना रह जाएँ, जिन असूलों पे आप खड़े हुए हैं आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, और आपका नज़रिया पॉलिटिक्स के अंदर कोई ना रह जाए कि आप दुश्मन से भी हाथ मिला रहे हैं और आपको ये भी नहीं मालूम कि आपका दोस्त कौन है। मौलाना फजल रहमान साहब तो इस दफ़ा हमारी तरह पार्लियामेंट से बाहर हैं, और उनकी ख्वाहिश भी हमारी तरह है कि भाई जल्द से जल्द कोई रास्ता खुले और मैं पार्लियामेंट के अंदर जाऊँ। और जब वो पार्लियामेंट के अंदर आते हैं तो मौलाना फजल रहमान के पास वो कार्ड है जो हर ताज के हाथ में जो है ना वो फिट हो जाता है। वो उन्होंने कोई ऐसी हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं की जिसके साथ उनके बासर राब्ते ना हो, चाहे वो एज़ लीडर ऑफ अपोजिशन ड्यूरिंग MMA थी मुशर्रफ के ज़माने में, या फिर नवाज शरीफ के ज़माने में, या फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में। वो हर हुकूमत के साथ एक अच्छा किरदार रहा है। हमारा देखिए, हमारा इत्तेहाद उनके साथ यक तरफ़ा इत्तेहाद था जो उन्होंने हमसे किया था, और वो हुआ था इलेक्शंस के दौरान। वो इलेक्शंस के दौरान हुआ था कि हमने उनके जो MNA था उसको डिस्क्वालीफाई करा दिया था, तो उन्होंने फिर और किसी को खड़ा नहीं किया, हमारा उनका इत्तेहाद रहा। हम वहाँ तक उनके इत्तेहादी थे। अब एक इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अब हमने शुरू किया अपनी जमात को रीऑर्गेनाइज़ करना, पंजाब में दफ्तर खोल रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। इंशाल्लाह अगले लाएअमल का भी हम बहुत जल्दी ऐलान करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस जमात के साथ असूली तौर पर हमारे नज़रियात के जो करीब होगी हम उसके साथ चलेंगे। अब फ़िरका वारियत के पीछे भी साजिश है, प्रॉक्सी वॉर्स हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर हो रही है, जिसके अंदर के दुश्मन चाह रहा है। देखिए, उन्होंने पाकिस्तान पर बार बार हमले किए, कामयाब नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि इनको अंदर से खोखला करें। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो हैं, जैसे अल्ताफ़ हुसैन पहले था, ये बात साबित होगी कि वो हिंदुस्तान के पेरोल पे थे। और भी बहुत सी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर जो माजी में
हिंदुस्तान से, रूस से, लीबिया से, इराक़ से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते रहें और हुकूमत को भी उनका पता है, अवाम को भी उनका पता है और अदारों को भी उनका पता है। वही लोग हैं जो हर बार उनके एहलकार बंद। ये सब बंदी जो है ये एक बहुत आर्जी फिनोमिनन है। इस सब बंदी का अभी आपको आगे चल के पता लग जाएगा कि कौन सी जमात जो है वो लड़ने को तैयार है और कौन सी जमात जो है, अभी देख लें आप, थोड़े दिनों बाद जो मियां नवाज शरीफ का बयान आया है, इनके आपस में इख्तलाफात और दूरियां पैदा होने। कबल अजीम मोहम्मद एजाजुल हक तहसील प्रेस क्लब चकवाल के जनरल सेक्रेटरी नासिर महमूद एराई की रैशगाह धराबी पहुँचे, जहाँ उन्होंने उनके वालिद मोहतरम हाजी गुलाम हुसैन मरहूम के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत की। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मशकूक, जबकि हुकूमती पार्टी से मुंसलिक टाइगर्स बल्दियात इनेकाद के बाद ओहदों के ख्वाब। हुकूमत इंतखाब से बचने के नित नए हरबे तलाश कर रही है। इसी पर बातचीत करते हैं अपने मारूफ सियासी तजिया कार और एग्जेक्टिव एडिटर टी टाइम न्यूज़ चकवाल राजा बुरहान गनी से। जी राजा बुरहान गनी, आप क्या कहते हैं इस सूरत हाल पर? जी, जैसा कि आपने जिक्र किया चौधरी साहब, जो बल्दियात के हवाले से आज भी एक नोटिफिकेशन जो है वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करता रहा, जो बाद जो है वो जाली निकला। इस हवाले से मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद 1 साल जो है वो बल्दियाती इंतखाबात करवाने की मुतहम्मल नहीं हो सकती, और उसकी बेसिक वजह जो है वो इनकी कारकर्दगी है, जबकि इत्तेहादी भी इनसे नाला हैं। और अगर इन्होंने इस दौरान बल्दियाती इंतखाबात करवाने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून समेत दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो क्लीन स्वीप कर सकती हैं, और इससे इनकी जो सूबाई हुकूमत है उसको भी ख़तरात लाक हो सकते हैं। जी शुक्रिया राजा बुरहान गनी सियासी सूरत हाल पर तजिया देने का। तलगांग पुराना बाईपास नज़ न्यू गला मंडी के करीब गैस बॉजर और ट्रेलर में तसादम के नतीजे में ट्रेलर ड्राइवर जख्मी हो गया। इस मौके पर कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद एजाजुल हक ने CEO टी टाइम न्यूज़ चौधरी गुलाम रब्बानी को हज आर्गेनाइजर एसोसिएशन इस्लामाबाद जोन होप इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।